You never be too careful out here in the woods. आज की कहानी मेलिसा नाम की इस लड़की को लेकर है। शहर की मशीनी जिंदगी की परेशानियों और दबाव से खुद को थोड़ा दूर रखने के लिए वह जंगल के अंदर फॉरेस्ट रेंजर के रूप में नई नौकरी लेती है और आज उसके काम का पहला दिन है। इसलिए वह अपनी गाड़ी से खुद ही जंगल के एक स्थान, जिसे लुकआउट टावर कहा जाता है, की ओर जा रही होती है, जहाँ उसे ड्यूटी करनी है। थोड़ी दूर जाने के बाद अपने बॉयफ्रेंड के मैसेज का जवाब देने के लिए मेलिसा फ़ोन हाथ में लेती है। तभी सामने देखते ही अचानक वह देखती है कि सड़क के बिल्कुल बीचों बीच कोई एक व्यक्ति खड़ा है। यह देखकर वह डर जाती है और तुरंत जोर से ब्रेक लगा देती है। यह देखने के लिए कि उस आदमी को कुछ हुआ है या नहीं, वह गाड़ी से नीचे उतरती है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि गाड़ी से उतरने के बाद उसे वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। मेलिसा समझ ही नहीं पाती कि वह आदमी अचानक कहाँ गायब हो गया। जब वह फिर से अपनी गाड़ी की ओर मुड़कर देखती है, तभी वह देखती है कि वही आदमी अचानक उसके पीछे खड़ा है। यह देखकर मेलिसा थोड़ी नाराज हो जाती है और उसे डांटते हुए कहती है कि इस तरह सड़क पर खड़े रहना बहुत खतरनाक है। लेकिन अजीब बात यह होती है कि वह आदमी कुछ भी नहीं बोलता, बस इशारे से यह समझा देता है कि उसे बोलने की अनुमति नहीं है। यह सब देखकर मेलिसा को मामला और भी अजीब लगने लगता है और वह मन ही मन सोचने लगती है कि आखिर यह आदमी कौन है। ठीक उसी समय वहाँ सैम नाम का एक और आदमी अपने एक दोस्त के साथ आता है। सैम बताता है कि उसका नाम स्कियर है और वह इस जंगल के इलाके की निगरानी का काम करता है। यह सुनकर मेलिसा का तनाव थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन इसके बाद वह उनके हाथों में मौजूद हथियार देखकर सोचती है कि शायद वे यहाँ शिकार कर रहे हैं। तभी सैम उसे समझाता है कि वे सिर्फ इस जंगल की देखभाल कर रहे हैं और अपनी सुरक्षा के लिए ही हथियार साथ रखते हैं। इसके अलावा इस जंगल में हथियार रखने पर कोई पाबंदी भी नहीं है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। यह सब सुनने के बाद मेलिसा उन पर शक नहीं करती। फिर उन्हें विदा करके वह आगे की ओर बढ़ जाती है। कुछ देर बाद वह अपने लुकआउट टावर के पास पहुंचती है, जहां एक बंद गेट होता है। मेलिसा गाड़ी से उतरकर गेट खोलती है, गाड़ी अंदर ले जाती है और फिर बाहर आकर गेट बंद करने लगती है। लेकिन उसे यह पता नहीं होता कि ठीक उसी समय उसकी गाड़ी का रेडियो अपने आप चलने लगता है। तभी दूर से एक अजनबी गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से मेलिसा की ओर बढ़ती हुई आती है। यह देखकर वह डर जाती है और जल्दी जल्दी गेट बंद करने की कोशिश करती है। वह गाड़ी आकर बिल्कुल उसके सामने रुक जाती है। गाड़ी के अंदर बैठा अजनबी आदमी अजीब तरीके से उसे घूरता रहता है, लेकिन हालात को संभालने और किसी झंझट में न पड़ने के लिए वह आदमी तुरंत गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद मेलिसा आखिरकार उस लुकआउट टावर तक पहुंच जाती है। वहां उसकी मुलाकात बिली नाम के एक लड़के से होती है और उसे देखकर ही लग रहा था कि शायद वह बहुत जल्दी में है। तो मेलिसा उसे सड़क पर हुई उस अजीब घटना के बारे में बताती है, लेकिन बिली उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और कहता है कि कैप्टन एज्यूट किसी भी हालत में बहाने पसंद नहीं करता। फिर बिली आगे कहता है, अगर यहाँ तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना, और हाँ, तुम्हारी तरह मैंने भी इस इलाके में बहुत सी अजीब चीज़ें देखी हैं। यह कहकर बिली वहाँ से चला जाता है। बिली की बातें सुनकर मेलिसा के मन में एक अनजाना सा डर पैदा होने लगता है। बिली के जाते ही मेलिसा जल्दी से वॉच टावर के ऊपर चढ़ जाती है और अपने पहले दिन की ड्यूटी में लग जाती है। लेकिन कुछ समय बाद उसे अचानक बोरियत महसूस होने लगती है, इसलिए वह रेडियो के जरिए किसी और से संपर्क करने की कोशिश करती है, मगर वहाँ का रेडियो बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता क्योंकि नीचे का जनरेटर बंद पड़ा होता है। तब वह नीचे जाकर अकेले ही जनरेटर चालू करने की कोशिश करती है। ठीक उसी समय वह घड़ी देखकर समझ जाती है कि रिपोर्ट जमा करने में वह पहले ही काफ़ी देर कर चुकी है। बहुत कोशिशों के बाद जब वह आखिरकार रेडियो पर अपने बॉस से संपर्क करती है, तो उसका बॉस उसे बहुत डांटता है और कहता है कि पहले ही दिन तुमने बहुत देर कर दी है। मेलिसा अपने बॉस को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बिली ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही होता है। उसका बॉस उसकी एक भी बात नहीं सुनता, उल्टा उसे अपने काम पर और ज़्यादा ध्यान देने की सलाह देकर कॉल काट देता है। इसके बाद मेलिसा दूरबीन से जंगल की निगरानी करने लगती है ताकि रिपोर्ट लिख सके। तभी अचानक एक पक्षी उड़ते हुए आकर शीशे से टकराता है और नीचे गिर जाता है। यह देखकर वह थोड़ी डर जाती है, लेकिन खुद को संभाल लेती है। दिन के अंत में वह रिपोर्ट पूरी करती है और रेडियो बंद कर देती है। नौकरी के पहले ही दिन इतनी परेशानियां होने के बावजूद मेलिसा खुद को संभाल लेती है। इसके बाद वह नीचे जाकर उस मरे हुए पक्षी को दफना देती है। फिर शाम ढलते समय वह दिन की आखिरी शिफ्ट भी तैयार कर लेती है। कुछ देर वहाँ खड़े होकर वह जंगल की अद्भुत खूबसूरती को निहारती है और सोचती है कि वह इस दुनिया की सबसे खुश इंसान है। रात के समय जब मेलिसा अपने लिए खाना बना रही होती है, तभी रेडियो पर उसे एक और फॉरेस्ट रेंजर की आवाज़ सुनाई देती है। वह तुरंत रेडियो पर उस रेंजर से संपर्क करती है। वह रेंजर किसी दूसरे स्टेशन पर काम कर रहा होता है और बताता है कि वह काफ़ी दिनों से वहीं ड्यूटी कर रहा है। यह सुनकर मेलिसा सोचती है कि अब तक तो उसे घर लौट जाना चाहिए था, लेकिन रेंजर बताता है कि उसने लगातार 3 शिफ्ट ले ली हैं और अब वह अगले 2 महीनों तक यहीं रहेगा क्योंकि उसे यह काम सच में बहुत पसंद है। वह आगे कहता है कि पहले बहुत से लोग फॉरेस्ट रेंजर बनना चाहते थे, लेकिन अब इस तरह का काम करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। जब मेलिसा बताती है कि वह भी अपनी मर्जी से ही यहाँ आई है, तो रेंजर खुश हो जाता है। फिर वह कहता है कि यहाँ आमतौर पर 2 तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ तलाशने आते हैं और कुछ लोग अपनी परेशानियों से भाग कर आते हैं।
वह मेलिसा से पूछता है कि वह किस वजह से यहाँ आई है, लेकिन मेलिसा कुछ कह पाती उससे पहले ही वह रेंजर गुड नाइट कहकर रेडियो बंद कर देता है। इसके बाद मेलिसा हेडफोन पहनकर सोने की कोशिश करने लगती है। ठीक उसी समय टावर के पास आसमान से कोई अजीब सी चमकती हुई चीज़ नीचे गिरती हुई दिखाई देती है, लेकिन हेडफोन लगे होने की वजह से मेलिसा को इसका ज़रा भी एहसास नहीं होता। अगली सुबह मेलिसा थोड़ा व्यायाम करती है और बाहर नहाने के लिए निकलती है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई दूर से उसे देख रहा हो। यह सोचकर वह जल्दी से वापस टावर के अंदर चली जाती है। असल में झाड़ियों की आड़ से वही स्क्यार नाम का आदमी उसे देख रहा था, लेकिन मेलिसा यह बिल्कुल नहीं समझ पाती। इसलिए वह ऊपर जाकर दूरबीन से अच्छी तरह चारों ओर देखती है कि आसपास कोई है या नहीं, लेकिन उसे कहीं भी कोई नजर नहीं आता। फिर वह इस बात को नज़रअंदाज करके उस दिन की रिपोर्ट भेज देती है और थोड़ी देर टहलने के लिए बाहर निकलती है। चलते चलते अचानक उसे ज़मीन पर पड़ा हुआ जानवर पकड़ने का एक भयानक जाल दिखाई देता है। वह एक लकड़ी की मदद से उस फंदे को नष्ट कर देती है और आगे बढ़ जाती है। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक और अजीब चीज़ दिखाई देती है, किसी जानवर की उतरी हुई खाल जिस पर नीले रंग का खून लगा हुआ होता है। मेलिसा हैरानी से उसे देख ही रही होती है कि तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। चारों ओर देखने पर उसे ज़मीन पर पड़ा हुआ एक साउंड स्पीकर और एक तंबू दिखाई देता है। वह उस स्पीकर को बंद कर देती है और तंबू के अंदर झांक कर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। जैसे ही वह पीछे मुड़ती है, अचानक देखती है कि उसके सामने एक अजीब सी महिला खड़ी है। उस महिला के पैरों पर चोट के गहरे निशान होते हैं और ऐसा लगता है जैसे उसके दोनों पैर जल गए हों। मेलिसा समझ जाती है कि वह महिला गंभीर रूप से घायल है और उसे तुरंत मदद की ज़रूरत है। वह उसे सहारा देकर धीरे धीरे अपने लुकआउट टावर की ओर ले जाने लगती है। रास्ते में उसे पता चलता है कि उस महिला का नाम कॉली है। टावर के पास पहुंचकर मेलिसा महिला को सीढ़ियों पर बैठा देती है और खुद टावर के ऊपर जाकर रेडियो से मेडिकल टीम को कॉल करती है। वह अपने पास रखा फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगती है, लेकिन सीढ़ियों से उतरते समय गलती से उसका सोलर पैनल नीचे गिरकर टूट जाता है। इसके बावजूद मेलिसा खुद को शांत रखती है और रेडियो पर पूरी स्थिति बताकर रेस्क्यू टीम भेजने का अनुरोध करती है। उधर से जवाब मिलता है कि कैप्टन एड्यूट पास ही हैं और बहुत जल्द मेलिसा के पास पहुंच जाएंगे। यह सुनकर मेलिसा जल्दी से फर्स्ट एड किट लेकर नीचे आती है, लेकिन नीचे आकर देखती है कि कॉली वहाँ नहीं है। इधर उधर देखने पर उसे कॉली थोड़ी दूर खड़ी जंगल की ओर देखते हुए नजर आती है। मेलिसा उसके पास जाकर यह समझने की कोशिश करती है कि उसे क्या हुआ है, लेकिन वह कुछ भी साफ साफ समझ नहीं पाती। हालांकि उस महिला के डरे हुए चेहरे को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई भयानक खतरा उसकी ओर बढ़ रहा हो। दूसरी ओर कैप्टन एड्यूट अपनी टीम के साथ कुछ ही देर में लुकआउट टावर के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें देखते ही मेलिसा कॉली के जले हुए पैरों और उसके व्यवहार की बात बताई जाती है, लेकिन उसकी किसी भी बात पर ध्यान न देते हुए एड्यूट कुछ हद तक परेशान और गुस्से में आकर मेलिसा से कहता है, तुम्हारा असली काम वॉच टावर में बैठकर ड्यूटी करना है, जंगल में घूमना नहीं। यह कहकर वह वहां से चला जाता है और जाने से पहले यह भी कहता है कि अगली रिपोर्ट देने से पहले सोलर पैनल ठीक कर लेना। इन सारी घटनाओं के बाद मेलिसा मानसिक रूप से बहुत थक जाती है। थोड़ा आराम करने के लिए वह आंखें बंद कर टेबल पर सिर रखकर लेट जाती है और कब उसे नींद आ जाती है उसे खुद भी पता नहीं चलता, लेकिन नींद खुलते ही उसे एहसास होता है कि वह फिर से रिपोर्ट भेजने में देर कर चुकी है। फिर भी अपनी जिम्मेदारी को याद कर वह तुरंत रिपोर्ट भेज देती है। हालांकि उसके मन में डर बना रहता है कि इस बार शायद उसे सज़ा मिले। अपना काम खत्म करने के बाद वह नीचे जाकर फिर से जनरेटर चालू करती है और ऊपर लौटते समय अचानक उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े एक बैग पर पड़ती है। जिज्ञासा के कारण वह बैग उठाकर देखती है। उसके अंदर तरह तरह के रंगीन पत्थर भरे होते हैं। ये बात उसे काफ़ी अजीब लगती है। रात में वह एक मैगजीन पलटते हुए उन पत्थरों के बारे में जानने की कोशिश करती है और साथ ही कुड़ी नाम की उस महिला की कही हुई बातें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं। इसी बीच कुछ ही देर बाद दूर आसमान में एक बड़ा तूफान बनता हुआ दिखाई देता है। दूसरी ओर जंगल के भीतर स्केयर को बेचैनी से घूमते हुए देखा जाता है, मानो वह जमीन पर कुछ ढूंढ रहा हो। अचानक उसे एक चमकदार पत्थर मिल जाता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मेलिसा ने बैग के अंदर पाया था। उसी समय मेलिसा के पूरे टावर की लाइट चली जाती है। थकी हुई मेलिसा सोचती है कि आज थोड़ा जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन बहुत झंझट झेलनी पड़ी है। इसलिए वह हेडफोन लगाकर लेट जाती है, लेकिन तभी अचानक उसके पास रखा रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। यह बात मेलिसा को बहुत ही असामान्य लगती है। वह सावधानी से रेडियो के पास जाकर माइक्रोफोन उठाती है और पूछती है कि क्या कोई लाइन पर है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। उल्टा अचानक फ्रीक्वेंसी बदलने लगती है और रेडियो से एक अजीब सी आवाज़ आने लगती है। यह सुनकर मेलिसा बहुत घबरा जाती है। अगली सुबह उठकर वह सोचती है कि यह नौकरी छोड़ देगी, लेकिन फिर भी अपनी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए काम जारी रखने का फैसला करती है। हालांकि एड्यूट ने उसे टावर में ही रहने को कहा था, फिर भी मेलिसा उसके आदेश की अवहेलना करते हुए उस कैंप को एक बार फिर देखने जाती है, जहां उसकी मुलाकात उस बुजुर्ग महिला से हुई थी। वह अपना बैग समेटकर टावर से नीचे उतरती है और जंगल की ओर चल पड़ती है। कैंप पहुंचकर वह आसपास की तस्वीरें लेने लगती है। उसी समय वहाँ एक कैंपर आता है और उससे बातचीत करता है। वह आदमी जानना चाहता है कि यहाँ असल में क्या हुआ था। मेलिसा कहती है कि शायद किसी जानवर का हमला हुआ होगा। वह आदमी मेलिसा से और भी बातें करना चाहता था, लेकिन उससे बात करने में मेलिसा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था।
इसलिए मेलिसा उसकी एक तस्वीर लेकर उसे विदा करती है और वहाँ से वापस टावर लौट आती है। उस रात मेलिसा टावर की बालकनी में बैठकर दूर घने जंगल की ओर बहुत देर तक देखती रहती है। फिर समय बिताने के लिए वह रेडियो पर रॉय नाम के उस रेंजर से बात करना शुरू करती। रॉय एक साइकियाट्रिस्ट था और उसकी पत्नी कुछ दिन पहले ही मर गई थी। यह सुनकर मेलिसा का मन कुछ उदास हो जाता है। तब रॉय कहता है कि इस टावर से जब वह पेड़ और पहाड़ों को देखता है तो उसे अपनी पत्नी की केवल अच्छी यादें ही याद आती हैं। रॉय की बातें सुनकर मेलिसा को अच्छा लगता है और वह अपने दिल की बातें खोलकर बताने लगती है। वह कहती है कि किसी नए अर्थ की तलाश में ही वह यहाँ आई है। अपने पिछले जीवन में वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी और उसे लगा था कि इस जगह पर रहकर वह खुद को फिर से ठीक कर पाएगी। रॉय से बातें करते करते मेलिसा उसी दिन सो जाती है। अगले दिन अपनी ड्यूटी निभाने के बाद वह फिर जंगल की ओर निकल पड़ती है। कुछ दूर चलने के बाद ही अचानक उसके कानों में एक भयानक आवाज़ आने लगती है जो धीरे धीरे उसी की ओर बढ़ रही होती है। डर के मारे मेलिसा वहां से दौड़ने लगती है, लेकिन दौड़ते दौड़ते अचानक उसका पैर एक भयानक जाल में फंस जाता है। तेज दर्द के कारण वह चीखने लगती है। उसी समय वह डरावनी आवाज़ भी और करीब आती जाती है। तभी अजीब तरह से पिछले दिन मिला वही आदमी वहां आ जाता है और उसे उस जाल से निकालने में मदद करता है। लेकिन खड़े होने के बाद भी पैर में दर्द की वजह से मेलिसा चल नहीं पाती। यह देखकर वह आदमी कहता है, अगर आप चाहें तो मैं आपको टावर तक पहुंचा सकता हूं। यह सुनकर मेलिसा को शक होता है। वह कहती है, मैंने तो आपको कभी टावर के बारे में बताया ही नहीं, फिर आपको यह कैसे पता? उस पर वह आदमी इनकार करते हुए कहता है, अरे आपने ही तो बताया था, ज़रा याद कीजिए। अब मेलिसा को उस आदमी की हर बात अजीब लगने लगती है। वह साफ कह देती है कि उसे उसकी किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वह आदमी मेलिसा के सामने अच्छा बनने की बहुत कोशिश करता है, मगर इस बार कोई फ़ायदा नहीं होता। तभी अचानक वह आदमी बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि किसी भी हाल में तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। यह देखकर डर के मारे मेलिसा अपने बैग से पेपर स्प्रे निकालकर उसकी आंखों में छिड़क देती है, लेकिन अजीब तरह से उस पर इसका कोई असर नहीं होता। इसके बाद वह आदमी कहता है, तुम गलती कर रही हो, तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम्हारे पास मेरी कुछ चीज़ें हैं, बहुत कीमती हैं, उन्हें मुझे दे दो। ठीक उसी समय सैम नाम का आदमी अपने साथी के साथ वहां पहुंच जाता है। हालात को समझकर वह मेलिसा को लेकर वहां से जाने लगता है। सैम के साथ आया दूसरा आदमी उस भयानक आदमी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वह भयानक आदमी सैम पर झपटता है, उसका गला दबोच लेता है और उसकी जेब में रखा अजीब रंग का एक पत्थर निकालकर अपने पास रख लेता है। फिर वहीं उसकी हत्या कर देता है। इस भयानक दृश्य को देखकर सैम और मेलिसा दोनों डर के मारे वहां से दौड़कर भाग जाते हैं। वे लोग गाड़ी की ओर बढ़ते हैं और जैसे ही अपनी गाड़ी के अंदर जाकर स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, तभी वह अजीब आदमी फिर से मेलिसा के सामने आ जाता है। लेकिन जैसे ही सैम गाड़ी स्टार्ट करता है, वह अजीब आदमी अपनी पूरी ताकत से गाड़ी को रोक लेता है। उसी वक्त मेलिसा सैम का धनुष उठाकर उस आदमी की ओर निशाना साधती है। यह देखते ही वह आदमी गाड़ी छोड़ देता है और धमकी देते हुए कहता है, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। इसके बाद रास्ते में सैम मेलिसा पर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने पहले ही उसे इस इलाके के अजीब और खतरनाक लोगों के बारे में चेतावनी दी थी। लेकिन मेलिसा तब भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी सैम साफ साफ कहता है कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि शैतान जैसी कोई भयावह प्राणी है। यह सुनकर मेलिसा का मन और भी बेचैन हो जाता है। कुछ दूर आगे बढ़ते ही उन्हें सैम का साथी स्केयर घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। सैम तुरंत गाड़ी से उतरकर स्केयर के पास जाता है और मेलिसा से गाड़ी में ही रहने को कहता है। लेकिन उसी समय मेलिसा देखती है कि वह अजीब आदमी फिर से वापस आ रहा है। डर के मारे वह हॉर्न बजाकर सैम को सावधान करने लगती है और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी भी तरह गाड़ी चालू नहीं होती। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो पाती है कि वह आदमी बिल्कुल उसके पास खड़ा है। वह आदमी झटके से गाड़ी का दरवाज़ा खोल देता है और मेलिसा को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी सैम पीछे से झपट्टा मारकर उसे ज़मीन पर गिरा देता है। इसके बाद दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। एक समय पर सैम अपनी जेब से वह चमकदार पत्थर निकालकर दूर फेंक देता है ताकि उसका ध्यान भटक सके। जैसे ही पत्थर गिरता है, वह आदमी उन्हें उठाने के लिए झुकता है। उसी मौके का फायदा उठाकर सैम उसे पकड़ लेता है और उसका गला दबा देता है। इस अवसर का लाभ उठाकर मेलिसा दौड़कर भागती है और पास ही लगे एक तंबू के अंदर जाकर छिप जाती है। लेकिन वह अजीब आदमी बहुत जल्दी और बेरहमी से सैम को मार डालता है। इसके बाद वह सैम के पास से वह अजीब चीज़ उठा लेता है और धीरे धीरे मेलिसा की ओर बढ़ने लगता है। तंबुओं के चारों ओर उसे ढूंढते हुए वह कहता रहता है कि उसे बस वही चीज़ चाहिए जो मेलिसा उससे लेकर आई है। फिर वह पास के एक दूसरे तंबू की ओर बढ़ता है, यह सोचकर कि शायद मेलिसा वहीं छिपी हो। लेकिन मेलिसा असल में दूसरी दिशा से निकलकर अब तक काफ़ी दूर जा चुकी होती है। तभी स्केयर फिर से सामने आता है और उस आदमी से पूछता है, तुमने मेरे साथ क्या किया? जवाब में वह आदमी हंसते हुए कहता है, मैंने तुम्हें ऐसा तोहफा दिया है जो तुम्हारा शरीर कभी नहीं दे सकता था। यह सुनते ही स्केयर मेलिसा से वहां से दूर भाग जाने को कहता है और खुद उस आदमी के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। लेकिन पल भर में ही वह आदमी स्केयर तक पहुंच जाता है और एक के बाद एक वार करके उसे मार डालता है। इसके बाद उस आदमी की नज़र फिर से मेलिसा पर पड़ती है। डर के मारे मेलिसा पीछे हटते हुए भागने की कोशिश करती है,
लेकिन 1 सेकंड के भीतर ही वह आदमी उसके सामने आ खड़ा होता है। अब मेलिसा पास ही पड़े एक कार्ड को उठाकर खुद को बचाने की कोशिश करती है। उसके मन में उस वक्त सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है, आखिर वह आदमी उससे क्या चाहता है। तभी मेलिसा की नज़र उस आदमी के हाथ में पकड़े एक अजीब से पत्थर पर पड़ती है। उस आदमी के हाव भाव देखकर मेलिसा यह समझ में आ जाता है कि वह पत्थर शायद किसी बहुत बड़ी चीज़ का ही एक हिस्सा है। इसके बाद वह आदमी मेलिसा के बाल पकड़कर उसे खींचने लगता है, लेकिन मेलिसा ज़मीन से एक पत्थर उठाकर उस आदमी के हाथ पर वार करती है, जिससे वह पत्थर टूट जाता है। यह देखकर वह आदमी गुस्से में आकर फिर से हमला करने लगता है। तभी मेलिसा उसी पत्थर से उसके सिर पर जोरदार वार करती है। कुछ ही सेकंड में उस आदमी के सिर से नीले रंग का खून बहने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर मेलिसा वहां से दौड़कर भागने लगती है। उधर सिर से नीला खून निकलते देख वह रहस्यमय आदमी और भी ज्यादा हिंसक हो जाता है और मेलिसा का पीछा करने लगता है, लेकिन लगातार दौड़ते दौड़ते वह और ज्यादा कमजोर होती जा रही थी। किसी तरह मेलिसा अपने लुकआउट टावर के पास पहुंचती है, जल्दी से ऊपर चढ़कर उन अजीब पत्थरों को छिपा देती है और अपनी सुरक्षा के लिए एक कुल्हाड़ी उठा लेती है। उसी समय अचानक टावर के अंदर एक अनजान आदमी आ जाता है। पास से देखकर मेलिसा समझ जाती है कि वह कोई और नहीं बल्कि वही रॉय है, जिससे वह हर रात रेडियो पर बात करती थी। लेकिन दोनों के कुछ कहने से पहले ही वह रहस्यमय आदमी ऊपर आकर रॉय को जोर से धक्का देता है और उसे टावर से नीचे गिरा देता है। इसके बाद वह टावर के अंदर घुसकर पत्थरों को ढूंढने लगता है। नीचे गिरे हुए रॉय की ओर देखते हुए मेलिसा समझ जाती है कि अब उसे लड़ना ही होगा, इसलिए वह बाकी पत्थरों को उठाकर टावर से नीचे फेंक देती है। वह आदमी उन्हीं पत्थरों के पीछे दौड़ पड़ता है। इसी मौके का फायदा उठाकर मेलिसा हाथ में कुल्हाड़ी लेकर नीचे उतरती है और घायल रॉय के पास पहुंचती है। दूसरी ओर वह आदमी पत्थरों को पाकर समझ जाता है कि ये तो साधारण पत्थर हैं। गुस्से में वह मेलिसा पर झपटने लगता है। तभी मेलिसा कुल्हाड़ी से उसके कंधे पर जोरदार वार करती है। दर्द से वह आदमी जमीन पर गिर पड़ता है और मेलिसा थककर वहीं बैठ जाती है। उसी समय एक भयानक सच्चाई सामने आती है। असल में यह क्रिएचर अपनी शक्ति किसी दूसरे शरीर में भी प्रवेश करा सकता है। तभी अचानक रॉय का शरीर अजीब तरह से कांपने लगता है, जैसे वह अजीब जीव उसे अपने कब्जे में लेना चाहता हो। यह देखकर मेलिसा डरकर गाड़ी की ओर दौड़ती है और मदद के लिए रेडियो उठाती है, लेकिन वह सुनती है कि वही क्रिएचर खुद रेडियो पर बात कर रहा है। इसके बाद वह क्रिएचर रॉय के शरीर पर पूरी तरह नियंत्रण पा लेता है और मेलिसा की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन रॉय के शरीर पर लगी गंभीर चोटों की वजह से आखिरकार उस जीव को रॉय का शरीर छोड़ना पड़ता है और कुछ ही सेकंड में रॉय फिर से अपनी सामान्य अवस्था में आ जाता है। वह वापस आकर जमीन पर गिर पड़ती है और हाँफते हुए सांस लेने लगती है। कुछ देर बाद एजियट और बिली वहां पहुंच जाते हैं। मेलिसा की डरी हुई हालत देखकर एजियट ज्यादा कुछ पूछे बिना ही उसे गाड़ी में बैठा देता है और बिली से वहां रुकने को कहता है ताकि वह उस लाश और आसपास की स्थिति को संभाल सके। लेकिन तभी बिली वहां काले रंग का एक अजीब सा खून देखता है और बिना सोचे समझे उसे हाथ से छू लेता है। इधर एजियट मेलिसा से गाड़ी में ही रहने को कहकर अपने टावर से सामान लाने चला जाता है और बिली को बताता है कि अब से यही पोस्ट तुम्हें संभालनी होगी, क्योंकि नए रेंजर मिलना मुश्किल है, यहाँ कोई ड्यूटी पर आना नहीं चाहता। इसके बाद एजियट मेलिसा को लेकर वहां से चला जाता है और आखिरी दृश्य में दिखाया जाता है कि बिली सप्लाई बकेट के अंदर एक अजीब पत्थर खोज निकालता है। तभी साफ तौर पर समझ आ जाता है कि वह भयानक क्रिएचर अब बिली के शरीर में घुस चुका है और यहीं रहस्य और रोमांच से भरी यह कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना भूलिएगा नहीं।